गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर पिंकी सैनी। लास्ट रिकॉर्डिंग में अपन ने बात करी थी एल्बुगो का क्लासिफिकेशन, एल्बुगो के जनरल कैरेक्टर और एल्बुगो से होने वाली डिजीज़ के बारे में। उसके द्वारा होने वाली कई डिजीज़ हैं, जिनमें से एक जो डिजीज़ थी वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, सरसों का सफ़ेद रॉली रोग, इसके बारे में अपन ने जो है वो ब्रीफली डिटेल से देख लिया था कि एक वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज़ जो है, यानी कि सरसों का सफ़ेद रोली जो रोग है, वो कैसे होता है। इसके लिए जो पैथोजन है वो एक एल्बुगो कैंडिडा है। इसका जो होस्ट है वो मस्टर्ड है, यानी कि ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस या रेडिस या फिर कैबेज है। आज अपन बात करते हैं दूसरी फंगस की, जिसका नाम है स्क्लेरोस्पोरा। आज अपन बात करेंगे स्क्लेरोस्पोरा की। तो सबसे पहले क्लास बीएससी पार्ट फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बॉटनी। अपन टॉपिक की बात करते हैं। स्क्लेरोस्पोरा स्क्लेरोस्पोरा जो है वो एल्बुगो की जैसे ही एक फंगस है। दोनों में क्या वेरिएशन है, पहले मैं आपको इसके बारे में समझा देती हूँ। एल्बुगो एक ऐसी फंगस थी जिसका माइसीलियम मल्टी न्यूक्लिएट था, शाखित था और साथ ही नॉन सेप्टेट पटहीन था। वैसे ही स्क्लेरोस्पोरा जो है उसके भी कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। उन कैरेक्टर्स की अपन बात करते हैं आज कि स्क्लेरोस्पोरा एक फंगस है। इसका मतलब अपना भोजन स्वयं तो वो नहीं बना सकती, भोजन के लिए क्या करेगी, वो दूसरे पादपों पे डिपेंड तो रहेगी ही, पहला कैरेक्टर। दूसरा कैरेक्टर कि माइसीलियम इसके अंदर बन रहा है तो या तो वो शाखित होगा या फिर वो अशाखित होगा। नेक्स्ट कैरेक्टर अपन ने बताया था कि क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो फंगस है उसको दो डिवीज़न में बांटा जाता है, एक था माइकोटा, दूसरा था यू माइकोटा। तो जैसे एल्बुगो एक यू माइकोटा फंगस थी, वैसे ही स्क्लेरोस्पोरा भी क्या होती है, एक यू माइकोटा फंगस है। अपन बात करते हैं डिवीज़न की कि यू माइकोटा जो फंगस है उसके टोटल 5 डिवीज़न थे, जिसमें से एल्बुगो एक मैस्टिगो माइकोटीना टाइप का जो सब डिवीज़न था वो थी। वैसे ही स्क्लेरोस्पोरा जो है इसका सब डिवीज़न भी क्या है, मैस्टिगो माइकोटीना। सब डिवीज़न के बाद में आता है क्लास। अपन ने देखा था कि मैस्टिगो माइकोटीना की 3 क्लासेस थी, उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास थी जिसके लिए मैंने पहले लास्ट रिकॉर्डिंग में भी ये बात समझाई थी कि पैरेनोस्पोरेल्स जो उसकी क्लास है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसी के द्वारा डिजीज़ कोज होती है। बाकी काइट्रीडियम और हाइपोकाइट्रीडियम जो 2 क्लास थी उनके द्वारा कोई डिजीज़ कोज नहीं होती है। तो स्क्लेरोस्पोरा जो है उसकी क्लास भी क्या होगी, पैरेनोस्पोरेल्स ही होगी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके स्क्लेरोस्पोरा की, और स्क्लेरोस्पोरा के साथ ही हम इसकी होने वाली डिजीज़ के बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। तो जो स्क्लेरोस्पोरा है इसके द्वारा होने वाली जो डिजीज़ है वो है ग्रीन ईयर डिजीज, जिसको हिंदी में कहते हैं बाजरे का हरित बाली रोग। कल अपन ने एल्बुगो से होने वाली डिजीज़ देखी थी। आज इस एपिसोड में अपन बात करेंगे बाजरे के हरित बाली रोग की। तो जो स्क्लेरोस्पोरा है उसका क्लासिफिकेशन और बाजरे का जो डिजीज़ है, बाजरे का होने वाला जो हरित बाली रोग है, इसका क्लासिफिकेशन एक जैसा है। क्यों? क्योंकि बाजरे के हरित बाली रोग का पैथोजन कौन है? स्क्लेरोस्पोरा ही है।
तो इसमें इस क्लासिफिकेशन जब हम लिखते हैं तो किसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं? स्क्लेरोस्पोरा का ही क्लासिफिकेशन लिखते हैं। तो जो फर्स्ट हेडिंग है अपनी वो आएगी क्लासिफिकेशन। आपको पता ही है क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? डिवीज़न। डिवीज़न के लिए मैंने आपको समझाया था कि दो डिवीज़न होते हैं, एक होता है माइकोटा और एक होता है यूमाइकोटा। तो ये कौन सा डिवीज़न है? यूमाइकोटा। डिवीज़न के बाद में लिखते हैं सब डिवीज़न। सब डिवीज़न यूमाइकोटा के 5 सब डिवीज़न थे, जिसमें से ये डिजीज है मैस्टिगो माइकोटिना। मैस्टिगो माइकोटिना। सब डिवीज़न के बाद में आता है क्लास, और इसकी जो क्लास है वो होगी माइसिटीज। माइसिटीज क्लास के बाद में आता है ऑर्डर। इसका ऑर्डर होगा पैरेनो स्पोरेल्स, क्योंकि ऑर्डर में क्या लगता है? एल्स लगता है। पैरेनो स्पोरेल्स। ऑर्डर के बाद में आती है फैमिली। इसकी फैमिली होगी पैरेनो स्पोरेसी। पैरेनो स्पोरेसी। फैमिली के बाद में आता है जीनस, और इसका जीनस होगा स्क्लेरोस्पोरा। स्क्लेरोस्पोरा ये है इसका क्लासिफिकेशन। तो अपन स्क्लेरोस्पोरा की क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं उसका डिवीज़न। डिवीज़न है इसका यूमाइकोटा। फिर देखते हैं सब डिवीज़न। सब डिवीज़न है इसका मैस्टिगोमाइकोटिना। क्लास है इसकी ओमाइसिटीज। ऑर्डर है इसका पैरेनोस्पोरेल्स। फैमिली है इसकी, फैमिली में एसी लगता है इसलिए पैरेनोस्पोरेसी। और जीनस उसका जो होता है वो एक्चुअली जीनस लिखा जाता है जो है एक स्क्लेरोस्पोरा। जीनस के बाद में स्पीसीज की अगर अपन बात करेंगे कब? जब अपन ग्रीन ईयर डिजीज देखेंगे। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। बाजरे को पैथोलॉजी की भाषा में बाजरा ही कहते हैं। बाजरे का हरित बाली रोग। तो जब अपन इसके पैथोजन की बात करेंगे पर्टिकुलर बाजरे की, तो बाजरा जो है वो एक ग्रेमिनी फैमिली का है, तब इसकी स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कौन होगा? इसका एक पैथोजन होगा। तो ये है इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन कि एक स्क्लेरोस्पोरा जो है वो किस पोजीशन में, उसका क्लासिफिकेशन में डिवीज़न क्या होगा, उसका सब डिवीज़न क्या होगा, उसकी क्लास क्या होगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, उसकी फैमिली, उसका जीनस और उसकी स्पीसीज के बारे में टोटल डिटेल से देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा आज का वो है इसका हैबिटेट। इसका आवास कैसा है, यानी कि स्क्लेरोस्पोरा जो है वो किस प्रकार के आवास में पाया जाता है, कि इसके लिए ज़्यादा नमी की ज़रूरत है या कम नमी की ज़रूरत है, या इसका माइसीलियम जो है वो कैसे ग्रोथ करेगा और किस तरीके से अपनी संख्या को बढ़ाएगा। तो अपन नेक्स्ट टॉपिक जो है उसके लिए
बात करते हैं उसकी हैबिटेट। आवास की याद रखने वाली बात तो ये फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो स्क्लेरोस्पोरा है इसकी टोटल 15 स्पीसीज को कहते हैं हिंदी में प्रजाति। इसकी टोटल 15 प्रजातियां जो हैं वो पाई जाती है। कि जो स्क्लेरोस्पोरा है इसकी टोटल 15 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट जो करैक्टर आता है इसका वो है कि ये अपना संक्रमण स्क्लेरोस्पोरा अपना संक्रमण किस पे करता है? बाजरे के कुल पर। बाजरा जो है वो किस फैमिली का है? एक ग्रैमिनी कुल का है। बाजरा किस कुल का पादप है? ग्रैमिनी कुल का है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्क्लेरोस्पोरा है वो किस पे संक्रमण करता है? ग्रैमिनी फैमिली के पादपों पर ही संक्रमण करता है। जैसे एल्बुगो के लिए बताया था कि एल्बुगो जो फंगस है वो केवल क्रूसीफेरी फैमिली पे या ब्रेसिकेसी फैमिली पे संक्रमण करती है, वैसे स्क्लेरोस्पोरा किस पे संक्रमण करता है? केवल ग्रैमिनी फैमिली पे। और ग्रैमिनी फैमिली का अब आजकल नेम चेंज करके क्या नाम कर दिया? पोएसी फैमिली। इसी ग्रैमिनी फैमिली का दूसरा नाम क्या है? पोएसी कुल। तो हम क्या कह सकते हैं कि स्क्लेरोस्पोरा की कुल 15 जातियां पाई जाती हैं जो मुख्य रूप से किस पे संक्रमण करती हैं? ग्रैमिनी कुल के पादपों पर संक्रमण करती हैं। तो लिख सकते हैं कि ये ग्रैमिनी कुल के पादपों पर संक्रमण करते हैं। किस पे संक्रमण करते हैं? ये केवल ग्रैमिनी कुल के जो पादप होते हैं उसके ऊपर ये अपना संक्रमण करते हैं। और जैसे ही ये ग्रैमिनी कुल के पादपों पे संक्रमण करते हैं तो संक्रमण के पश्चात पादपों में जो होने वाला दिखाई देने वाला जो संक्रमण होता है वो भी अलग अलग टाइप का होता है। तो जो ग्रैमिनी कुल के पादप हैं उसके अंदर ये संक्रमण जो करती हैं वो करते हैं डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू इसको बोलते हैं। डाउनी का मतलब होता है निम्नतम भाग, मिल्ड्यू का मतलब होता है आसिता। निचला या नीचे का भाग। और मिल्ड्यू का मतलब होता है आसिता। तो जो ग्रैमिनी कुल के पादप हैं इसका मतलब क्या है कि ग्रैमिनी कुल के जो पादप है उन पादपों की जो पत्तियां हैं उनके पत्तियों के नीचे की जो सरफेस है, लोअर सरफेस जो है उसके ऊपर इसका संक्रमण होगा। और जो मिल्ड्यू डिजीज है मिल्ड्यू के फॉर्मेशन में होगा, यानी कि पाउडर के फॉर्मेशन में स्क्लेरोस्पोरा के स्पोर बनेंगे और वो भी किस सरफेस पे? डाउनी सरफेस पर। नीचे की जो सतह होगी उसके ऊपर इसके स्पोर बनेंगे। नेक्स्ट जो करैक्टर है ये नंबर 3 करैक्टर। नेक्स्ट जो नंबर 4 करैक्टर है वो क्या है कि बाजरे में ये कौन सा रोग फैलाते हैं? हरित बाली रोग। बाजरे में ये हरित बाली रोग फैलाते हैं। बाजरे में कौन सा रोग फैलाते हैं? ये ग्रीन ईयर डिजीज रोग फैलाते हैं। यानी कि बाजरे का जो पादप है उसकी जो पत्तियां हैं पत्तियों की नीचे की सतह पे किसके फॉर्मेशन में? मिल्ड्यू के फॉर्मेशन में आसिता के रोग के रूप में क्या पाया जाएगा? पाउडर पाया जाएगा। और जो कौन सा रोग फैलाएगा? हरित बाली रोग फैलाता है। नेक्स्ट पार्ट इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है क्या कि बाजरे की
हरित वाली रोग उसकी पत्तियों में तो फैलता ही है, साथ के साथ पादप के जो अन्य भाग होते हैं उनके अंदर भी ये रोग फैलता है। जैसे फ्लावर, फ्लावर का मतलब है कि बाजरे का जो भुट्टा बनता है उसमें जब फ्लावर खिलते हैं तो उस फ्लावर के ऊपर भी ये रोग पाया जाता है। तो अपन बात करते हैं आगे का कि बाजरे की पत्तियों के अतिरिक्त, कि पत्तियों के अतिरिक्त यह रोग किस में पाया जाएगा? पुष्प में, स्टेम में यानी कि तने में के अतिरिक्त यह रोग पुष्प, तने व पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस में भी पाया जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि बाजरे का ये रोग बाजरे की पत्तियों में तो पाया ही जाता है, किसके फॉर्मेशन में? डाउनी मिल्ड्यू के फॉर्मेशन में। इसके अतिरिक्त ये किस में पाया जाता है? बाजरे के भुट्टे में बनने वाले फ्लावर, बाजरे के भुट्टे के जो स्टेम होता है उस पर, और जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्प का जो क्रम होता है उसके ऊपर भी ये रोग पाया जाता है। तो ये टोटल जो है उसके आवास के आधार पे कैरेक्टर हैं, जिनको मैं आप एक बार और रिपीट करके आपको समझा देती हूँ कि जो स्क्लेरोस्पोरा है उसका जो आवास है वो कौन सा आवास होगा? ग्रैमिनी कुल का आवास होगा, कि ग्रैमिनी कुल के जो पादप हैं उसके ऊपर ये अपना संक्रमण फैलाते हैं। ग्रैमिनी कुल का दूसरा नाम होता है पोएसी कुल। तो जो पोएसी कुल है यानी कि ग्रैमिनी जो कुल है उसके ऊपर जब ये अपना रोग फैलाते हैं तो ये क्या करते हैं? पादप संक्रमण जब करते हैं तो किसके फॉर्मेशन में करते हैं? पाउडर के फॉर्मेशन में करते हैं। वो पाउडर क्या कहलाता है? मिल्ड्यू, जो केवल लीफ की किस सरफेस पे पाया जाता है? डाउनी सरफेस पर, नीचे की सतह पे ही पाया जाता है, या निचली सतह जो होती है उसी के ऊपर पाया जाता है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि स्क्लेरोस्पोरा नामक फंगस बाजरे की पत्तियों के नीचे की सतह पे क्या फैलाती है? डाउनी मिल्ड्यू डिजीज फैलाती है। नेक्स्ट आता है कि स्क्लेरोस्पोरा की टोटल 15 स्पीसीज पाई जाती है। एक क्या करते हैं ये बाजरे के अंदर, पर्टिकुलर बाजरे की बात करें तो हरित वाली रोग फैलाते हैं। हरित बाली, बाली अपन जानते हैं भुट्टा जो होता है वो बाली कहलाता है। हरित मीन्स हरे रंग का। जब भुट्टा ही हरे रंग का रह जाता है तो सिंपल सी बात है कौन इन्फेक्टेड हुई है? उसके फ्लावर और उसका इन्फ्लोरेसेंस, यानी उस भुट्टे के पुष्प संक्रमित हुए और उसके पुष्प करम संक्रमित हुआ। जैसे ही उसके फ्लावर और इन्फ्लोरेसेंस संक्रमित हो जाते हैं यानी कि फंगस जो स्क्लेरोस्पोरा है उसके माइसीलियम तेज़ी से ग्रोथ कर जाते हैं। तो जो इन्फ्लोरेसेंस है उसके अंदर जो सेपल, पेटल, एंडोशियम, गाइनोशियम जो पार्ट है वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाते हैं। और जैसे ही वो अपना डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो सिंपल सी बात है वो हरे रंग की इनिशियल अवस्था में होते हैं, प्रारंभिक अवस्था में, तो वो कैसे रह जाते हैं? हमेशा हरे ही रह जाते हैं। और हरे रहने के कारण वो अपना संक्रमण जो है, संक्रमण तो कर देंगे स्क्लेरोस्पोरा, लेकिन संक्रमण के कारण जो हरे रंग के पुष्प हैं, जो हरे रंग का इन्फ्लोरेसेंस है वो कैसा रहेगा? हमेशा हरा ही रहेगा, यानी कि वो कभी पकता नहीं है। और नहीं पकने के कारण जो भुट्टा है वो हमेशा कैसे रंग का रहता है? हरे ही रंग का रहता है। ये हुए इसके टोटल कैरेक्टर। अब बात करते हैं अपन स्क्लेरोस्पोरा के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की, कि उसका कायिक संरचना जो है वो कैसी होती है, कि स्क्लेरोस्पोरा का माइसीलियम, उसकी संरचना किस तरीके से वो बनता है, कैसे वो रोग फैलाता है, कैसे वो अपने होस्ट प्लांट के अंदर यानी कि अपने बाजरे के जो पादप है उसके अंदर प्रवेश करता है। इसकी अपन बात करते हैं तो अपनी नेक्स्ट जो हेडिंग है वो रहेगी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, कायिक संरचना।
कायिक संरचना, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। अब अपन इसकी कायिक संरचना के बारे में बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके थैलस की। माइसीलियम है तो क्या प्रेजेंट होगा उसका, सुकाय, यानी कि उसकी बॉडी कैसी होगी, अविभेदित बॉडी होगी, अलग अलग खंडों में रूट शूट लीफ में विभेदित नहीं होगी, इसलिए क्या कहते हैं उसको, सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैले के समान संरचना। तो जो इसका सुकाय है वो इसका फर्स्ट कैरेक्टर है कि इसका थैलस यूकार्पिक प्रकार का होगा, हिंदी में कहते हैं अंश फलकीय या अंशकायिक, अंशकाय फलकीय, अंश फलकीय या इसे कहते हैं अंश काय फलकीय। यूकार्पिक होगा, जो माइसीलियम होंगे उसके अंदर फिलामेंट प्रेजेंट होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि फिलामेंटस क्या होगा, फिलामेंटस टाइप का माइसीलियम होगा। और माइसीलियम के अंदर सेप्टा एब्सेंट होंगे, यानी कि पटहीन तंतु युक्त या तंतु नुमा फिलामेंटस प्रेजेंट होगा। और साथ ही कोइनोसाइटिक, सैकोसिक, ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो किसके होंगे, इसके थैलस के होंगे। अब थैलस में प्रेजेंट होगा माइसीलियम, तो जो माइसीलियम है वो प्रेजेंट होगा ब्रांच्ड, शाखित होगा, और साथ ही एक सेल से दूसरी सेल में फैलेगा, इसलिए क्या कहेंगे हम इसको, इंटर सेलुलर। कैसा माइसीलियम होगा, ब्रांच्ड होगा, और इंट्रासेलुलरी माइसीलियम अंतरकोशिकी अंतरकोशिकीय माइसीलियम होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो स्क्लेरोस्पोरा जो फंगस है, इसका जो माइसीलियम है और इसका जो थैलस है, उस थैलस का पहला कैरेक्टर तो क्या होगा कि ये यूकार्पिक होगा, अंशकाय फलकीय होगा, फिलामेंटस धागेनुमी संरचना में होगा, कोई सेप्टा उसमें प्रेजेंट नहीं होगा, सैकोशिकीय होगा, कोइनोसाइटिक होगा, और जो माइसीलियम होंगी उसकी जो ब्रांच बनेंगी वो सारी ब्रांच कैसी होंगी, शाखित होंगी, और इंट्रासेलुलर एक से अधिक कोशिकाओं में क्या करेंगी, वो प्रवेश करेंगी और अपना जो संक्रमण है उसको ये फैलाएंगी। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं कि इनका जो माइसीलियम है, इनका जो थैलस है वो क्या बनाएगा, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक थैले समान संरचना, और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है, सैक लाइक होस्टोरिया। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है, सैक लाइक होस्टोरिया। होस्टोरिया हम जानते हैं चुस्कांग होते हैं, और चुस्कांग किसके जैसे हो, सैक के समान हो, थैले के समान हो, तो हम इसको हिंदी में क्या लिख सकते हैं कि थैले के समान चुस्कांग क्या होते हैं, इसके अंदर थैले के समान चुस्कांग प्रेजेंट होते हैं। और ये इन थैले के समान जो चुस्कांग होते हैं उनके द्वारा ही क्या करते हैं, ये भोजन का अवशोषण करते हैं
और उस भोजन को क्या करते हैं फिर अवशोषित करके दूसरी जो कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर ये पहुंचाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके माइसीलियम की, कि इनका जो माइसीलियम होता है जिसके अपेक्स पार्ट के ऊपर थैले के समान चुस्कांग प्रेजेंट होते हैं, ये माइसीलियम जो है वो लेटरल पार्ट से निकलता है। अभी मैं आपको ये सारा डायग्राम से समझाऊंगी कि लेटरल पार्ट से जो चुस्कांग निकलते हैं, लेटरल पार्ट से निकले चुस्कांग लेटरल पार्ट से निकले हुए चुस्कांग परपोषी पादप में प्रवेश करते हैं। ये क्या करते हैं, जो लेटरल पार्ट से निकलने वाले जो चुस्कांग होते हैं ना, ये होस्ट प्लांट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर उनके अंदर संक्रमण करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर और है कि इनके जो माइसीलियम होते हैं, इनके चारों ओर एक वॉल पाई जाती है, कि इनका जो माइसीलियम होता है, माइसीलियम के चारों ओर क्या पाई जाती है, एक वॉल, एक भित्ति पाई जाती है। और जो ये भित्ति होती है ये किसकी बनी हुई होती है, जिलेटिनस की बनी होती है, जिलेटिन की बनी हुई होती है। कि माइसीलियम के चारों ओर जो वॉल पाई जाती है वो किसकी बनी हुई होती है, एक जिलेटिन की बनी होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि स्क्लेरोस्पोरा के माइसीलियम के चारों ओर किसकी वॉल पाई जाती है, किसकी भित्ति पाई जाती है। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्क्लेरोस्पोरा के चारों ओर जिलेटिन की भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है कि इनका जो माइसीलियम है ये दो रूप में फूड मटेरियल स्टोर करता है। फूड मटेरियल, खाद्य पदार्थ, किस किस फॉर्म में, एक तो करता है ऑयल ड्रॉप, तेल की बूंद, और ग्लाइकोजन, और किसके रूप में करता है, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह करता है। एक ग्लाइकोजन के रूप में क्या करता है, ये फूड मटेरियल को संग्रह करता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। एक बार मैं आपको ये पूरे कैरेक्टर्स जो हैं वो वापस रिपीट करके समझा देती हूँ कि स्क्लेरोस्पोरा का जो थैलस है वो यूकार्पिक होता है, होलोकार्पिक या एक कार्पिक नहीं होता। इसके जो माइसीलियम होते हैं वो कैसे होते हैं, तंतुनुमा। माइसीलियम में कोई भी पट जैसी संरचना नहीं पाई जाती। माइसीलियम के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जो क्या कहलाते हैं, सैकोसिकी। सारे माइसीलियम शाखाओं में विभाजित होते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है शाखित माइसीलियम। एक से अधिक कोशिकाओं में वो प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इनको कहते हैं इंटरसेलुलर। अब आता है माइसीलियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक थैले के समान होती है, एक सैकलाइक स्ट्रक्चर होती है, और ये सैकलाइक स्ट्रक्चर ही क्या कहलाती है, सैकलाइक होस्टोरिया, थैले के समान होस्टोरिया। यानी इनके माइसीलियम के अपेक्स पार्ट जो होते हैं वो फूल जाते हैं और एक थैले के समान आकृति बना लेती है। अब थैले का काम क्या होता है, भोजन को संग्रहित करने का। तो जो ये होस्टोरिया होते हैं ये पोषण का क्या करते हैं, रेगुलर अवशोषण करते रहते हैं किसके रूप में, ऑयल ड्रॉप, तेल की बूंदों के रूप में, और एक ग्लाइकोजन के रूप में क्या करते हैं, उस फूड मटेरियल